हे गाइस, स्वागत है आपका शेक्सपियर्स फैंटेसीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्ट 1 सीन 2 के एक्सट्रैक्ट 5 और एक्सट्रैक्ट 6 के वर्कबुक आंसर्स को। सो होपफुली आप सब रेडी होंगे, तो बिना समय वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो हमारा एक्सट्रैक्ट 5 रीड करता है, योर टेल सर वुड क्योर डेफनेस। ये लाइन है मिरांडा की तरफ से और इनका मतलब है कि सर आपकी बातें सुनकर तो कोई बहरा इंसान भी सुनने लग जाए। नेक्स्ट लाइन्स आती है प्रॉस्पेरो की तरफ से, जिसमें वो कह रहा है टू हैव नो स्क्रीन बिटवीन द पार्ट ही प्लेड एंड हिम ही प्लेड इट फॉर ही नीड्स विल बी एब्सोल्यूट मिलान। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरो एंटोनियो की बात कर रहा है कि एंटोनियो जो पार्ट पोर्ट्रे कर रहा था, जो पार्ट निभा रहा था, यानी मिलान के राजा होने का, और वो जो चीज़ असलियत थी उसके बीच में जो भी चीज़ आ रही थी, एंटोनियो उसको हटाना चाहता था। वो सच में एब्सोल्यूट मिलान चाहता था, वो सच में ड्यूक बनना चाहता था मिलान का। Me poor man, my library was dukedom large enough of temporal royalties। यहाँ पे प्रॉस्पेरो के कहने का मतलब है कि एंटोनियो की नज़रों में मेरे लिए, क्योंकि मैं इनकेपेबल था, इस वजह से मेरी लाइब्रेरी ही मेरे लिए ठीक है। मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मिलान जैसे एक बड़े राज्य का राजा होने की, वही मुझसे ज़्यादा केपेबल है। ये एंटोनियो की थिंकिंग थी प्रॉस्पेरो के बारे में। He thinks me now incapable, confederates, यानी अब वो मुझे इनकेपेबल समझता था। वो समझता था कि मैं राज करने लायक ही नहीं हूँ। और फिर उसने कन्फिडरेट किया, उसने नेपल्स के राजा के साथ बातचीत बढ़ाई, फ्रेंडशिप बढ़ाई। सो ड्राई वॉज ही फॉर स्वे, यानी उसको इतनी भूख थी सत्ता में आने की, इतनी भूख थी उसको, इतनी लालच थी कि वो राजा बन जाए मिलान का, विद द किंग ऑफ नेपल्स, कि उसने दोस्ती कर ली किंग ऑफ नेपल्स के साथ। टू गिव हिम एनुअल ट्रिब्यूट, डू हिम होमेज, सब्जेक्ट हिज कोरोनेट टू हिज क्राउन एंड बेंड द ड्यूकडम येट अनबाउड। यानी एंटोनियो इतना भूखा था पावर के लिए, इतना भूखा था राजा बनने के लिए, कि उसने एक किंग ऑफ नेपल्स को एक एनुअल ट्रिब्यूट देने की बात कर दी। उसने कहा कि वो अगर राजा बन जाता है तो वो नेपल्स के राजा को एनुअल ट्रिब्यूट देगा, उसके सामने हमेशा अपना सर झुकाएगा, उसको हमेशा सुपीरियर मानेगा। और ये सब करने के चक्कर में उसने उस किंगडम को, उस ड्यूकडम को झुका दिया जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका था। यहाँ पे वो मिलान की बात करे कि मिलान को इंफीरियर बनना पड़ा नेपल्स के आगे, सिर्फ और सिर्फ एंटोनियो की लालच की वजह से। अलास पुअर मिलान टू मोस्ट इग्नोबल स्टूपिंग, यानी पुअर मिलान, बेचारे को इतनी शर्मनाक तरीके से झुकना पड़ा। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट मिलान। व्हाट इन द एक्सट्रैक्ट शोज दैट एंटोनियो हैज बिकम एब्सोल्यूट मिलान। हमारा आंसर है द वर्ड एब्सोल्यूट मिलान्स द एक्चुअल ड्यूक ऑफ मिलान, यानी मिलान का असली राजा। In the extract, Prospero tells Miranda that in order to be complete Duke of Milan, Antonio wanted to do away with all the things that stood between the appearance and reality। यानी वो राजा बनने के लिए इतना भूखा था, इतना तड़प रहा था कि वो उस हर एक चीज़ को हटाने के लिए तैयार था जो रियलिटी और उसकी इमेजिनेशन, उसकी लालच के बीच में खड़ी थी। यानी वो सब कुछ करने को तैयार था सिर्फ इसलिए कि वो मिलान का राजा बन पाए। He grew so ambitious that he joined hands with the king of Naples Alonso and expelled Prospero and Miranda from Milan, thus fulfilling his dream to become absolute Milan। This shows that Antonio has also become absolute Milan। यानी उसने प्लानिंग की प्रॉस्पेरो और मिरांडा के खिलाफ, और उसके बाद उनको राज्य से बाहर निकलवा दिया। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट डिड एंटोनियो थिंक ऑफ प्रॉस्पेरोज लाइब्रेरी। यानी एंटोनियो की क्या थिंकिंग थी प्रॉस्पेरो के लाइब्रेरी के बारे में। आंसर, एंटोनियो बिकेम एम्बिशियस and wanted to be the Duke of Milan। He began to consider Prospero a worthless fellow and thought that his library was a fair substitute for his dukedom। He considered Prospero totally unfit to exercise any political authority। यानी एंटोनियो की नज़रों में प्रॉस्पेरो राज करने के लायक ही नहीं था। मतलब ये एंटोनियो की थिंकिंग थी प्रॉस्पेरो के बारे में। उसके हिसाब से प्रॉस्पेरो के लिए मिलान के सत्ता की जगह, मिलान का राजा बनने की जगह उसकी लाइब्रेरी ही उसके लिए ठीक जगह थी। वो एकदम अनफिट कंसिडर करता था प्रॉस्पेरो राजा बनने के लिए।
हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिलेशनशिप अर्लियर बिटवीन द किंग ऑफ नेपल्स एंड प्रॉस्पेरो, नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेपल्स एंड मिलान। तो हमारा आंसर है अर्लियर अलोंसो द किंग ऑफ नेपल्स एंड प्रॉस्पेरो वर आर्क एनिमीज, यानी बहुत ही बड़े दुश्मन थे एक दूसरे के, एंटोनियो और किंग ऑफ नेपल्स। नाउ एंटोनियो इज द ड्यूक ऑफ मिलान एंड द किंग ऑफ नेपल्स अलोंसो is on good terms with him because they together conspired against Prospero and Miranda and ousted them from Milan. Antonio agreed to respect and treat Alonso as a superior person and accepted a subordinate position for Milan to Naples. यानी जो अलोंसो था और जो एंटोनियो था उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप अच्छी थी जब वो राजा बना, क्योंकि ये लोग ने मिलके प्रॉस्पेरो और मिरांडा के खिलाफ प्लानिंग की थी, उनको मिलान से बाहर भेज दिया था और अब एंटोनियो अलोंसो के आगे झुकने को तैयार था, वो अपने आप को इंफीरियर कंसिडर करने के लिए तैयार था और इस चक्कर में उसने मिलान को भी इंफीरियर पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया नेपल्स के कंपैरिजन में। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इग्निबल स्टूपिंग, हाउ डिड एंटोनियो कॉज द इग्निबल स्टूपिंग। आंसर है अकॉर्डिंग टू प्रॉस्पेरो द मोस्ट इग्निबल स्टूपिंग इज दैट एंटोनियो हैड प्लेस्ड द ड्यूकडम ऑफ मिलान अंडर द ह्यूमिलिएटिंग कंट्रोल ऑफ नेपल्स, यानी मिलान को क्या किया था एंटोनियो ने, नेपल्स के अंडर प्लेस कर दिया था, उसी को इग्निबल स्टूपिंग कहा गया है। और एंटोनियो हैज कॉज्ड द इग्निबल स्टूपिंग बाय एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट विद द किंग ऑफ नेपल्स, यानी एंटोनियो ने किंग ऑफ नेपल्स के साथ एक अग्रीमेंट पे अग्री किया, उसके साथ हामी भरी और उस अग्रीमेंट के हिसाब से अब मिलान जो है वो नेपल्स को एनुअल ट्रिब्यूट देगा एंड बाय एक्सेप्टिंग अ सबऑर्डिनेट पोजीशन टू नेपल, और साथ ही उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि नेपल्स जो है वो मिलान से सुपीरियर है। अब हमारा क्वेश्चन 5 है नरेट व्हाट हार्म द किंग ऑफ नेपल्स हैज डन टू मिलान। तो मैंने इसमें मेनली 3 पॉइंट्स लिखे हैं, होपफुली आप सब भी एग्री करते होंगे। तो हमारा आंसर है he entered into an alliance with Antonio and according to their, that is Antonio and Alonso's evil plan, he succeeded in expelling Prospero and his daughter Miranda from Milan। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है Alonso also placed Milan under the control of Naples और and he crowned Antonio as the new Duke of Milan। एंटोनियो जो था वो अनवर्दी था, वो लायक नहीं था कि वो राजा बने मिलान का, क्योंकि वो पोजीशन तो प्रॉस्पेरो की थी, प्रॉस्पेरो डिजर्व करता था, एंटोनियो डिजर्व नहीं करता था। He also made Antonio to pay him an annual tribute of money and to accept Milan in subordinate position to Naples, यानी साथ ही साथ उसने एनुअल ट्रिब्यूट की भी डिमांड की मिलान से, जिसको अग्री कर दिया एंटोनियो ने, और उसने मिलान को प्लेस किया नेपल्स के नीचे, नेपल्स से एक सबऑर्डिनेट पोजीशन पे। फिर हमारा क्वेश्चन 6 है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। हमारा फर्स्ट वर्ड है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज मीन्स राइट्स ग्रांटेड बाय अ मोनार्क, यानी कोई भी राजा है तो उसके क्या राइट्स हैं उसको हम रॉयल्टीज कहेंगे। और स्वे, स्वे का मतलब सोवरेन पावर, यानी डोमिनेंट या सुपीरियर पावर। अब चलते हैं हमारे एक्सट्रैक्ट 6 की तरफ। तो हमारा एक्सट्रैक्ट 6 रीड करता है वेल डिमांडेड वेंच माय टेल प्रोवोक्स द क्वेश्चन डियर दे डर्स्ट नॉट। तो यहाँ प्रॉस्पेरो बात कर रहा है मिरांडा से, और मिरांडा से वो ये कह रहा है कि मिरांडा तुमने जो क्वेश्चन पूछा वो एकदम सही क्वेश्चन था, क्योंकि मेरी कहानी अगर कोई सही से सुन रहा है तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। मेरी प्रिय बेटी, उन्होंने हिम्मत नहीं की ऐसा करने की। तो यहाँ किस चीज़ की हिम्मत ना करने की बात की जा रही, इस बात की कि क्यों मिलान से प्रॉस्पेरो और मिरांडा को निकालने की बजाय उन्होंने उनका मर्डर नहीं करवा दिया। ठीक है, फिर आगे कहता है प्रॉस्पेरो सो डियर द लव माई पीपल बोर मी नॉट सेट अ मार्क ऑन ब्लडी ऑन द बिजनेस बट विथ कलर्स फेयर पेंटेड देयर फाउल एंड्स। इसका मतलब है कि जो एंटोनियो और अलोंसो थे उन्होंने कुछ करने की हिम्मत इसलिए नहीं की क्योंकि जो मिलान के लोग थे वो बहुत प्यार करते थे प्रॉस्पेरो को। ठीक है, और अगर एंटोनियो और अलोंसो पकड़े जाते या लोगों के समझ में आ जाता तो उनके खिलाफ लोग काम करने लगते, कोई उनको राजा नहीं मानता, उनको विलेन की तरफ देखा जाता और उनके खिलाफ बहुत सारे राइट्स वगैरह कंट्री में रेज होने लगते। तो उन्होंने क्या किया कि एक अच्छे काम के पीछे, एक अच्छी चीज़ के पीछे
उन्होंने छुपा दिया अपनी इन गंदी हरकतों को, क्योंकि उनका आखिर प्लान तो यही था ना कि मिलान से प्रॉस्पेरो और मिरांडा को ले जाके ऐसी बोट में बिठा दिया था जिसका डूबना तय था। मतलब वो तो मान के ही बैठे थे कि वो मर ही जाएंगे, लेकिन पब्लिकली उन पे हमला इसलिए नहीं किया कि पब्लिक उनके खिलाफ हो जाएगी। In few, they hurried us aboard a bark, bore us some lengths to the sea, where they prepared a rotten carcass of a butt, nor rigged nor tackle sail nor mast। यानी अगर मैं कुछ शब्दों में कहूँ, ये लाइंस प्रॉस्पेरो कह रहा है, अगर मैं कुछ शब्दों में कहूँ तो उन्होंने हमें एक बोट में बिठाया, समुद्र के कुछ दूर ले गए, कुछ बीचों बीच में ले गए और वहां पे एक और नाव में बैठा दिया। वो नाव की हालत तो इतनी खराब थी कि तुम उसको कह सकते हो वो डेड बॉडी थी, क्योंकि उसमें इतने सारे होल्स थे, उसमें ना ही कोई टैकल था, ना ही कोई इक्विपमेंट था, ना ही कोई ऐसी चीज थी जो उसको सेल करने में मदद करे, ना उसमें मास्क था, ना उसमें कुछ भी था। The very rats instinctively had quitted, there they hoist us to cry to the sea। यानी जो चूहे भी थे उन्होंने भी अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए उस बोट को छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी, इतनी बदतर थी कि उसका डूबना तो तय था। तो फिर उन्होंने हमें उसी जहाज पे बिठा के बीचों बीच छोड़ दिया समुद्र के। टू क्राई टू द सी दैट रोड टू अस, यानी जहां पर हम रो रहे थे और जो सी थी वो हमारे लिए रोर कर रही थी। सी को अच्छा नहीं लग रहा था हमारे साथ जो भी हो रहा था उसे देख के, तो रोर बैक कर रही थी हमारे आंसुओं को, हमारे रोने को सुन के। टू साई टू द विंड्स हुज पिटी साइन बैक अगेन, और जो हम आहें भर रहे थे, दर्द की आहें भर रहे थे, तो हवा भी हमारे लिए साय कर रही थी, वो भी दिखा रही थी कि वो दुखी है। Did us but loving wrong, यानी लेकिन अपना प्यार जताने में समुद्र और जो हवाएं थी वो हमारा नुकसान कर रही थी। फिर चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू whom is Prospero speaking what is well demanded? तो आंसर है Prospero is speaking to his daughter Miranda, यानी Prospero अपनी बेटी मिरांडा से बात कर रहा है। The question asked by Miranda that is wherefore they did not that are destroy us, जिसका मतलब है why didn't they kill us that day itself, यानी क्यों प्रॉस्पेरो के भाई एंटोनियो ने और उसके सबसे बड़े शत्रु अलोंसो ने उनका उसी दिन मर्डर नहीं करवा दिया उनको समुद्र में भेजने के बजाय। was well demanded। सेकेंड क्वेश्चन है why didn't the enemies of Prospero get rid of him? तो इसका आंसर है the enemies of Prospero did not get rid of him by killing him because the people of Milan adored their duke, दैट इज प्रॉस्पेरो। जो मिलान के लोग थे वो अपने राजा यानी कि प्रॉस्पेरो को बहुत प्यार करते थे। इफ दे वुड हैव किल्ड प्रॉस्पेरो देन द पीपल ऑफ मिलान वुड नॉट हैव स्पेयर्ड एंटोनियो एंड अलोंसो फॉर किलिंग देयर राइटफुल एंड नोबल ड्यूक, यानी अगर लोगों को ये पता चल जाता कि मर्डर करवाया है अलोंसो ने और एंटोनियो ने, तो जो मिलान के लोग थे उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा होता एंटोनियो को और अलोंसो को, क्योंकि उन्होंने उनके राजा को मारने की कोशिश किया, उनको मारा। सो फियरिंग दिस कॉन्सिक्वेंस दे डिड नॉट डेयर, यानी इसी कॉन्सिक्वेंस से डरते हुए, इसी चीज से डरते हुए उन्होंने ये हिम्मत ही नहीं की उनको मारने की। टू सेट अ मार्क सो ब्लडी ऑन द बिजनेस बाय ट्राइंग टू किल प्रॉस्पेरो इन द पब्लिक आई, यानी इसीलिए पब्लिक आई में, पब्लिक की नजरों में उन्होंने प्रॉस्पेरो और मिरांडा को मारने की कोशिश नहीं की। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द एनिमीज डू टू प्रॉस्पेरो? आंसर है द एनिमीज ऑफ प्रॉस्पेरो दैट इज एंटोनियो एंड अलोंसो मेड अ प्लान एग्जीक्यूटिंग विच दे हरीड प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा ऑन अ बोट एंड कैरीड देम सम माइल्स आउट टू द सी। उन्होंने प्रॉस्पेरो को और मिरांडा को एक बोट पे बैठाया और कुछ दूर समुद्र के बीचों बीच उनको ले गए। There they had prepared a rotten dead body of a boat that had no ropes, no equipment, sails or mast, यानी वहां पर उन्होंने एक और बोट तैयार की हुई थी जिसकी हालत इतनी खराब थी कि तुम उसको एक बोट की डेड बॉडी कह सकते हो, क्योंकि उसमें ना ही कोई इक्विपमेंट था, ना ही उसमें रोप्स थी, ना ही उसमें टैकल था, ना ही उसमें सेल्स या मास्ट थी। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उस बोट की मदद करे कि वो तैर सके। ठीक है। इवन द रैट्स हैड अबैंडन्ड इट इंस्टिंक्टिवली ड्यू टू इट्स हाई चांसेस ऑफ सिंकिंग। चूहों ने भी अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए उस बोट से को खाली कर दिया था, क्योंकि उस बोट का डूबना तय था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसको देख के समझ आ रहा था कि ये तो बोट डूब जाएगी। They left them on that boat into the sea to cry out to it and ultimately die. They यहाँ अलोंसो के आदमियों को कहा गया है, तो उन्होंने प्रॉस्पेरो और मिरांडा को उसी बोट पे जिसकी हालत इतनी खराब थी उसी बोट पे बैठा दिया और छोड़ दिया समुद्र के बीचों बीच कि वो रोते रोते मर जाए। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है
What is a rotten carcass of a butt? Why is it called so? Describe the condition of the butt. तो आंसर है rotten carcass of a butt means rotten dead body of a boat. It is referred to the boat in which Prospero and Miranda were left out to the sea. यानी rotten carcass of a butt मतलब किसी boat की death body. Carcass मतलब death body होती. It is called so because the boat was in such a bad condition that even the rats had abandoned it instinctively due to its high chances of sinking. The boat was in a very poor condition and had no ropes, no equipment, sails or mast. ठीक है, तो ये हमारे पहले वाले आंसर का ही रिपीट है क्योंकि क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता था. फिर हमारा क्वेश्चन 5 है, डिस्क्राइब हाउ द सी एंड इट्स सराउंडिंग्स रिएक्टेड टू द एंजाइटी ऑफ प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा. यानी जो नेचर था, यानी कि जो सी थी और उसके आसपास की जो नेचुरल चीज़ें थी, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया प्रॉस्पेरो और मिरांडा की इतनी बुरी हालत देखकर. हमारा आंसर है, when Prospero and Miranda were left in the sea to suffer, they both cried out to the sea. It seemed that by roaring back to them, the sea was expressing its grief. यानी जब प्रॉस्पेरो मिरांडा रो रहे थे तो सी से रोर की आवाज आ रही थी. ऐसा लग रहा था कि मानो सी अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं उनकी इतनी खराब हालत देखकर. और हमारा सेकंड पॉइंट है, इन द सैडनेस दे साइड टू द विंड एंड द विंड साइड बैक टू देम इन पिटी, thus causing harm to them in love. यानी जो हवाएं थी जब आह भर रहे थे प्रॉस्पेरो और मिरांडा, तो विंड से भी साय की आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो विंड भी व्यक्त कर रही है कि वो कितनी दुखी है. और ये सब करके सी और जो विंड्स थी वो उनकी परेशानी और बढ़ा रहे थे अपना प्यार जताने में भी. फिर हमारा क्वेश्चन 6 है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रोवोक्स. प्रोवोक्स का मतलब होता है इनवाइट करना और रिग्ड का मतलब रोक. सो गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा और हाँ, प्लीज़ इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा. और अगर आपके कोई भी थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में तो उसे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मेंशन करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.